ये है बांग्लादेश। साल 1971 में पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद दुनिया का दूसरा गरीब तरीन कंट्री। ये कंट्री इतना गरीब था कि इसका पॉवर्टी रेट 80% को क्रॉस कर चुका था। लोगों के लिए पेट पालना मुश्किल था, बेरोजगारी अरूज पर थी, मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। इन सब सिचुएशंस को देखकर लगता था कि ये देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन पिछले 50 सालों में इस देश ने न सिर्फ पॉवर्टी रेट को 80% से 18% तक कर दिया, बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी शामिल हो गया है। जहां 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से 70% गरीब था, वहां ही आज पाकिस्तान बांग्लादेश से 45% गरीब है। सिर्फ 50 साल के अरसे में इतना प्रोग्रेस दुनिया में बहुत ही कम देशों ने किया है। इसलिए बांग्लादेश के इस प्रोग्रेस को वन ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट स्टोरीज भी कहा जाता है। लेकिन आखिर कैसे बांग्लादेश भूख और गुर्बत से लड़कर आज एशिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है? आइए जानते हैं बांग्लादेश की डेवलपमेंट स्टोरी आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलहदा हुआ था। वैसे तो बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलहदा होने की कई रीजंस हैं, जिन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे मेन और बड़ी वजह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलहदा होने से चंद महीने पहले नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, यहाँ पर एक काफी बड़ा साइक्लोन आया। ये साइक्लोन बांग्लादेश के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लोग अभी साइक्लोन से होने वाली तबाही से ही नहीं निकले थे कि 1971 में बांग्लादेश पर एक और आफत सैलाब की सूरत में नाजिल हुई। इन डिजास्टर्स की वजह से बांग्लादेश की सिचुएशन काफी बुरी हो गई थी। लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। पाकिस्तान को चाहिए तो ये था कि ये इस मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के लोगों को हर जरूरी चीज मुहैया करते, वहाँ के लोगों को एड प्रोवाइड की जाती, हेल्थ पर फोकस किया जाता। लेकिन इसके उल्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बस अपना सोचा और बांग्लादेश को अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब बांग्लादेश को तमाम मुश्किलात का सामना अकेले ही करना पड़ना था। लोगों की भूख के मसाइल, लोगों की तालीम से लेकर जॉब्स प्रोवाइड करने तक सारी की सारी जिम्मेदारी अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट की ही थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बांग्लादेश में भी नहीं थी, मगर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज इस काबिल जरूर थीं कि वो अपने मुल्क के लोगों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सके। जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बने तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों के भूख के मसाइल को हल करना सबसे जरूरी था। शेख मुजीबुर रहमान ने तमाम मसाइल को जहन में रखते हुए 1973 में एक 3 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया, जिसके मुताबिक भूख के खात्मे के लिए बांग्लादेश अपनी खुद की फूड प्रोड्यूस करेगा, मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और लोगों की सेहत के लिए काम किया जाएगा। लेकिन मुजीबुर रहमान ने जिन पॉलिटिकल लीडर्स को हायर किया था, उनमें से कोई भी इस काबिल ना था कि वो इन तमाम कामों को ठीक तरह से कर पाता। शेख मुजीबुर रहमान ने मुल्क में मौजूद तमाम इंडस्ट्रीज, बैंक्स और कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। लेकिन उस वक्त सरकार के जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें ना ही बिजनेस का कोई नॉलेज था और ना ही कोई एक्सपीरियंस, जिसके नतीजे में इंडस्ट्रीज की आउटपुट 50% से भी कम हो गई और एग्रीकल्चर इकोनॉमी 84% से ज्यादा फॉल कर गई। सिचुएशन उस वक्त मजीद खराब हुई जब 1974 में एक खतरनाक तरीन फ्लड आया, जिसने देश की सारी फसलें खराब कर दी। इन्फ्लेशन 200 गुना तक बढ़ गया। 15 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए, जिसके नतीजे में लोगों ने मुजीबुर रहमान गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुल्क में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसको देखते मुजीबुर रहमान को इस बात का इल्म हो गया था कि अब उनकी गवर्नमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बजाय इसके कि मुजीबुर रहमान अपना ओहदा छोड़ते, इन्होंने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वालों को सख्त सजाएं दी जाने लगी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क पर अब मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट का कंट्रोल था। लेकिन उनकी ये गवर्नमेंट ज्यादा देर तक ना टिक पाई और अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। बांग्लादेश की असल किस्मत बदली थी 1977 में, जब जनरल जियाउर रहमान मुल्क में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। जनरल जियाउर रहमान ने मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए 5 स्टेप्स बनाए,
जिन पर अमल करते हुए बांग्लादेश आज सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है। वो स्टेप्स थे इकोनॉमी पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, गारमेंट इंडस्ट्री और फॉरेन रेमिटेंस। इकोनॉमी पॉलिसीज को बनाते हुए ज़ियाउर रहमान ने सोचा कि अगर मुल्क ने ग्रो करना है तो मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मजीद अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस किए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ट्रेड पर टैक्स ड्यूटीज को भी कम कर दिया गया और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज, बैंक्स और कंपनीज पर से अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। इन सब के नतीजे में 1977 में ही बांग्लादेश को तकरीबन $1 बिलियन की फंडिंग हुई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद अगला कदम था मुल्क के एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर बनाना ताकि मुल्क में फूड शॉर्टेज को कम किया जाए, जिसके लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हार्वेस्टिंग मशीन्स को बिना किसी टैक्स के इंपोर्ट किया जाता। इसके अलावा बेहतरीन ग्रोथ के लिए हाइब्रिड सीड्स को भी इंपोर्ट किया गया, जो कम टाइम में कम ज़मीन में ज़्यादा फसल देता है। इन सब के नतीजे में एग्रीकल्चर से आने वाली इकोनॉमी डबल हो गई और बांग्लादेश की फूड की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि अब इसी फूड को एक्सपोर्ट किया जाने लगा। साल 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी का 12% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आया था। साल 1983 में जनरल हुसैन मोहम्मद मुल्क के नए प्रेसिडेंट बने और मुल्क की इकोनॉमी मजीद बेहतर करने के लिए बाकी के स्टेप्स पर काम करना शुरू कर दिया। जनरल हुसैन ने देखा कि लोगों के हेल्थ केयर के मसाइल को हल करना और लोगों को गुर्बत की चक्की से निकालना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन्होंने अपना फोकस एनजीओज की जानिब किया। इन्होंने उन एनजीओज पर ध्यान दिया जो कि देश की बेहतरी के लिए काम कर सकें। इन एनजीओज ने मुल्क में एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग पर फोकस दिया, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट के पास ना तो ज़्यादा पैसा था और ना ही बेहतर प्लानिंग, जिसकी वजह से एनजीओ से मदद लेना पड़ी। और फिर दो एनजीओज ने मिलकर मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन दो एनजीओज में से एक थी ग्रामीण बैंक और दूसरी थी ब्रैक। ग्रामीण बैंक को मोहम्मद यूनुस ने बनाया था। इन्होंने देखा कि मुल्क में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गरीब तो हैं ही, लेकिन अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और कोई भी बैंक इनको आसानी से लोन नहीं देता। तो इन्होंने अपने पैसों से लोगों को लोन देकर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने ग्रामीण बैंक के नाम से एक एनजीओ बनाई और हुकूमत के साथ मिलकर पूरे देश में इस एनजीओ को रन किया और माइक्रो क्रेडिट की शुरुआत कर दी। ये एनजीओ एक छोटे बैंक की तरह काम करती थी, जो कि 5 वुमेन्स के एक ग्रुप को छोटे बिजनेसेस रन करने के लिए लोन देती थी और लोग इन बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट से ये लोन वापस कर देते थे। ये लोन सिस्टम इस कदर कामयाब हुआ कि मुल्क की पॉवर्टी 80% से कम होकर 64% तक आ गई। दूसरी एनजीओ जो कि ब्रैक थी, इसका काम था लोगों को एजुकेशन के बारे में बताना और लोगों की हेल्थ केयर के रिलेटेड मसाइल को हल करना। इन एनजीओज की मदद से मुल्क से गुर्बत खत्म होना शुरू हो गई। लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, लोग हेल्थ केयर के बारे में जानने लगे। अब इससे अगला कदम था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देना। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो सही, लेकिन बेहतर प्लानिंग ना होने की वजह से और लैक ऑफ एक्सपीरियंस से ग्रो नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए हुकूमत ने उस वक्त की बड़ी बड़ी गारमेंट्स बनाने वाली कंट्रीज जैसा कि चाइना, वियतनाम और कोरिया से रेडीमेड्स गारमेंट के बारे में सीखना और जानना शुरू कर दिया, क्योंकि मुल्क में लो कॉस्ट लेबर मौजूद थी और ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिनको लो कॉस्ट लेबर चाहिए थी उनको मुल्क में इनवाइट करना शुरू कर दिया गया। इन इंडस्ट्रीज को फ्री में ज़मीनें दी जाने लगी और लो कॉस्ट लेबर भी प्रोवाइड की जाने लगी, जिसके नतीजे में मुल्क के लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सीखना शुरू हो गए और लोगों ने छोटे पैमाने पर अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो होना शुरू हो गई। 1990 में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन $640 मिलियन की थी और 2022 में यही इंडस्ट्री ग्रो करके $42 बिलियन तक जा पहुंची है। इसके अलावा बांग्लादेश चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन गया है। अब बांग्लादेश में तकरीबन 4500 से ज़्यादा गारमेंट्स इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की तादाद में 90% से ज़्यादा तादाद वुमेन वर्कर्स की है। मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा तादाद वुमेन वर्कर्स की थी, जिस वजह से मुल्क के नौजवान अभी भी बेरोजगार थे।
और बांग्लादेश में अभी भी काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट लेबर मौजूद थी। और 1980 से 90 का दौर वो दौर था जब लो कॉस्ट लेबर की काफ़ी मांग थी, जिसके लिए बांग्लादेश के नौजवान गल्फ कंट्रीज जैसा कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसी कंट्रीज में काम करने के लिए जाने लगे, जिसके नतीजे में नौजवान भी पैसे कमाने लग गए और मुल्क में ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया, जिससे मुल्क के फॉरेन रिजर्व तेज़ी से बढ़ने लगे। 2021 में बांग्लादेश के फॉरेन रेमिटेंस तकरीबन 22 बिलियन यूएस डॉलर थे, जिससे बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड 7वें और साउथ एशिया में तीसरे नंबर पर है, जो कि इतना ज़्यादा रेमिटेंस जनरेट कर रहा है। गवर्नमेंट के फंड में ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया और गवर्नमेंट ने यही पैसा लोगों के बेहतर मुस्तकबिल, पावर सेक्टर, एजुकेशन और मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश के कैपिटल ढाका को तमाम सिटीज से जोड़ने के लिए बेहतरीन रोड्स और पद्मा ब्रिज बनाया गया, जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। बांग्लादेश सिर्फ 50 साल के अरसे में ही पाकिस्तान से भी 45% रिच हो गया है और बांग्लादेश की करेंसी यानी टका पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 2 गुना हो गया है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी भी स्टेबल नहीं है, लेकिन आने वाली हर गवर्नमेंट अपने मुल्क और लोगों के बेहतर फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचती है। ये सब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और बेहतरीन पॉलिसीज़ का नतीजा है, जिसकी वजह से आज ये कंट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। और ये है पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश से 24 साल पहले का आज़ाद हुआ है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ थी जो कि मुल्क की डेवलपमेंट, ग्रोथ और इकोनॉमी को बूस्ट करती है। मुल्क में ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन पाकिस्तान इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बजाय 22 दफ़ा IMF से भीख मांग चुका है और बांग्लादेश सिर्फ 4 दफ़ा IMF के पास गया है। ये सारा कुछ पाकिस्तान के इंतहाई करप्ट सिस्टम, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी और करप्ट पॉलिसीज का नतीजा है कि पाकिस्तान आज तबाही के इस दहाने पर खड़ा है और लोग गुर्बत की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। 2023 का सिर्फ पहले 3 महीनों में ही 2 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और ये तादाद हर साल 2% के हिसाब से बढ़ रही है। पाकिस्तान में आने वाले क्राइसिस की मेन वजह क्या होती है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी दुआ है कि हमें भी कोई ऐसा लीडर मिले जो कि अपने मुल्क और लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।